नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत बहुत ही सरल भाषा में, अत्यंत सरल भाषा में आप एक बार पूरा वीडियो को देखेंगे तो थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाकी जब भी आपको समूह कारक सिद्धांत को पूछा जाएगा आप थर्स्टन को लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी भी जब आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में, एनटीए नेट की परीक्षा में जब भी आपको पूछा जाए कि समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आप थर्स्टन का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि किसका नाम लिखेंगे, बर्ट का नाम लिखेंगे। क्योंकि यूजीसी मात्र एक संस्था है जिसने समूह कारक को बर्ट का उसने माना है। तो इसलिए बाकी जगह आप थर्स्टन लगा सकते हैं, लेकिन बर्ट को जब यूजीसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप बर्ट को लगाएंगे। पहली बात, जब हम समूह कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो थर्स्टन का नाम आता है और थर्स्टन ने ही दिया था, यह भी मैं बता रहा हूं। थर्स्टन ने कब दिया था? तो 1938 में दिया था। 1938 में जब इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया तो ये एक स्वाभाविक सिद्धांत जान पड़ता है, क्योंकि ये कारकीय सिद्धांत है, कारक प्रधान सिद्धांत है और बहुत सारे कारकों के अध्ययन के पश्चात, तथ्यों के पश्चात इन्होंने एक विशेष समूह कारक सिद्धांत को जन्म दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने किया और साथ ही साथ बहुत सारे इन्होंने उसको संशोधित भी करते गए। थर्स्टन ने खुद के कारक को संशोधित भी करते गए, तो इसीलिए इसको स्वाभाविक कारक भी माना जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो समूह कारक सिद्धांत है, इससे पहले मैंने आपको कल बताया था कि स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। जब द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें आपको बताया था जी फैक्टर और एस फैक्टर, अर्थात एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। तो जब सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, तो ये नहीं मानते हैं ऐसा। उसमें क्या कहा गया था कि एक सामान्य कारक होता है, दूसरा विशिष्ट कारक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रधान कारक होता है वो सामान्य कारक ही होता है, जनरल फैक्टर ही होता है। और वही हर एक चीज़ को क्या करता है, एक प्रकार से निर्देशित करता है। लेकिन इन्होंने, अर्थात थर्स्टन ने उन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो कारक होता है, कारक विशेष होता है, अर्थात जब मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं तो मानसिक प्रक्रिया के आधार पर ही इन्होंने बताया। तो मानसिक प्रक्रिया जब भी होती है तो मानसिक प्रक्रिया में एक समूह का निर्माण होता है, एक कोई भी समूह का निर्माण होता है और उसको जिसमें कि मान लीजिए कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाओं में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन बहुत सारे फैक्टर को एक कॉमन फैक्टर जो कि एक प्रधान कारक होता है, उसका प्रधान कारक, उस मानसिक क्रिया का प्रधान कारक होता है, वो इसको क्या करता है, इन सारे फैक्टर जो इस बीच में हैं इसको एक सूत्र में बांधे रखता है, अर्थात सबको एक तरह से समेटने का काम करता है। कौन सा? प्रधान कारक। उस तरह का जो प्रधान कारक होता है वो समेटने का काम करता है और ये समेट करके इसका काम होता है कि अब उन तरह के जो मानसिक चिंतन हैं उससे संबंधित यहाँ पर जितने भी कारक हैं वही हैं। अर्थात अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ने से संदर्भित जो भी बहुत सारे कारक होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं। जो बहुत सारे तत्व होते हैं उन बहुत सारे तत्वों को एक कारक, जो प्रधान कारक होता है, वो पढ़ने से संबंधित जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उस पढ़ने से संबंधित मानसिक क्रियाओं को, तमाम मानसिक क्रियाओं को वो एक सूत्र में एक प्रधान कारक उसको बांधे रखता है और उसको क्या करता है, उस तरफ से मोड़ता है, अर्थात उसको दिशा निर्देशित करता है। और जब पढ़ने की क्रिया होती है तो ये सारे कारक मिलकर के अपना कार्य करते हैं, अर्थात कोई एक केवल प्रधान कारक ही काम नहीं करता है। प्रधान कारक का काम है कि सबको एक साथ सूत्र में बांधे रखना और उसको फोकस दिलाना। बाकी बहुत सारे जो इसमें तत्व हैं वो सारे कारक मिलकर के उस पढ़ने की जो क्रिया है, उस पर मानसिक चिंतन है, उस क्रिया को करने में समर्थ होता है। अर्थात
अगर हम ऐसी इस प्रकार से देखेंगे तो मान लीजिए कि एक पढ़ने की एक क्रिया हो गई, एक प्रधान कारक हो गया। अब मान लीजिए कि लिखने का एक प्रधान कारक हो गया, इसमें बहुत सारे हैं। फिर स्मृति का हो गया, इसमें बहुत सारे कारक हैं, उसको एक कारक प्रधान कारक उसमें समेट के रखा है। फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कारक होते हैं, अर्थात जितनी भी मानसिक क्या होता है कि जितने भी मानसिक चिंतन होते हैं, अलग अलग प्रकार के चिंतन चूंकि हुआ करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के चिंतन, एक प्रकार का जो चिंतन है उसमें भी बहुत सारे कारक होते हैं, जिसको कि एक प्रधान कारक उस सूत्रों को बांध के रखता है और उस पर फोकस दिलाने का कार्य करता है, जो कि सारे कारक मिलकर के उस क्या करता है, मानसिक चिंतन को सोचने का कार्य करता है, अर्थात उसको समाधान करने का कार्य करता है। तो हम इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इन्होंने ये जो जनरल फैक्टर और एस फैक्टर था वो सब उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि बहुत सारे कारक होते हैं जो कि एक फैक्टर को, क्योंकि हर एक फैक्टर का अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है, तो इसको एक प्रधान कारक एक सूत्र में बांधे रखता है, जो कि दिशा निर्देशित करता है किसको, इसमें जो तत्व, उससे संबंधित तत्व जो पाए जाते हैं उसको, लेकिन वो सारे तत्व मिलकर के एक साथ काम करते हैं और तब जाकर के हम किसी भी चिंतन से संबंधित जो उस तरह की क्रिया होती है उसका हम निराकरण करने में समर्थ हो पाते हैं। अब हम इसी चीजों को यहां पर हम देखेंगे कि प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रधान मानसिक क्षमताओं का जो परीक्षण इन्होंने दिया है, हालांकि थर्स्टन के द्वारा जो प्रधान मानसिक क्रियाओं का क्षमताओं का परीक्षण दिया गया, जिसको कि हम टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहते हैं, PMA टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो कई परीक्षाओं में पूछी जाती है कि PMA टेस्ट किसने दिया, तो आप थर्स्टन का नाम लिखेंगे, या फिर सीधे दे देता है कि टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दिया या प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण किसने दिया, तो आप थर्स्टन का नाम लिखेंगे। तो ये जो PMA टेस्ट है, इन्होंने कहा कि ये जो परीक्षण है होता है, अर्थात प्रधान मानसिक क्षमताओं का जो परीक्षण होता है, इसके मूल रूप में 6 ही हैं। फिर से सुनिए, इसके मूल रूप में 6 ही हैं, लेकिन बाद में इन्होंने इसको अपग्रेड किया है जो कि 7 हो गए। अर्थात प्रधान मानसिक क्षमताओं का जो परीक्षण है, इसको इन्होंने 7 भागों में क्या किया है, प्रकारों में बांटा है। तो पहला जो था वो शाब्दिक अर्थ क्षमता, जिसको कि हम वर्बल मीनिंग एबिलिटी कहते हैं। फिर दूसरा जो था वो शब्द प्रवाह क्षमता, जिसको कि हम वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी कहते हैं। देशिक क्षमता तीसरा होता है, जिसको कि हम स्पेशियल एबिलिटी कहते हैं। चौथा आपका आंकिक क्षमता, जिसको कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। पांचवा आपका तर्क क्षमता, जिसको कि हम रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। छठा आपका स्मृति क्षमता, जिसको कि हम मेमोरी एबिलिटी कहते हैं। और सातवां जो है वो प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता, जिसको कि हम परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी कहते हैं। अब ये होता क्या है? अब ये होता क्या है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें बहुत सारे कारकों का निर्माण होता है और एक प्रकार का जो चिंतन है, उस एक प्रकार के चिंतन में जो बहुत सारे तत्व हैं, उसको एक कारक, एक प्रधान कारक क्या करता है, तो उसको हैंडल करता है। जिस प्रकार से हम भारत देश में रहते हैं, उसमें 130 करोड़ की आबादी है, 130-35 करोड़ की आबादी है। अब 130-35 करोड़ की आबादी है, यहां पर एक पीएम बैठा होता है, जो कि क्या करता है, पूरे देश को चलाने का कार्य करता है। यहां पर बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कि एक सीएम बैठा होता है, जिसको कि वो चलाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये चलाने का कार्य करता है, राज्य का मान लीजिए कि देश का मान लीजिए वो चलाने का कार्य करता है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि के अंदर ऐसे 7 प्रकार के इन्होंने परीक्षण क्षमताओं को बताया है, जो कि चलाने का कार्य करता है, लेकिन उसमें एक प्रधान कारक होता है जो कि उन सारे संबंधित तत्वों को दिशा निर्देशित करता है। अब जैसे शाब्दिक अर्थ क्षमता, इसमें क्या होता है
कि शब्द से संबंधित या वाक्य से संबंधित जो अर्थों की ग्राह्य क्षमता होती है, उन चीज़ों को समझने या समझाने की जो क्रियाएं होती हैं, उन चीज़ों को जो चिंतन करने की जो क्षमताएं होती हैं, वो शाब्दिक अर्थ क्षमता कहलाती है, जिसको कि हम वर्बल मीनिंग एबिलिटी कहते हैं, जो कि अब शब्द से संबंधित जो क्षमता है उसको समझने के लिए बहुत सारे कारकों का निर्माण होता है। उन बहुत सारे कारकों में एक प्रधान कारक होता है जो उनको दिशा निर्देशित सभी तत्वों को दिशा निर्देशित करता है, और हम क्या करते हैं, शाब्दिक अर्थ क्षमता को ग्राह्य करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर दूसरा होता है शब्द प्रवाह क्षमता। अब शब्द प्रवाह क्षमता क्या होता है, तो बहुत सारे शब्दों का समूह, अर्थों का समूह, जिसको कि हम जानते हैं, स्मृति करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जब हमारे पास बहुत सारे शब्दों का भंडार हो जाता है, तब हम जाकर के शब्द प्रवाह करते हैं या वाक्य में उसको तब्दील कर पाते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ न कुछ शब्दों का भंडार है, जिसके कारण से मैं आपको शब्द प्रवाह की क्षमता से आपको बताने में समर्थ हो रहा हूं। अर्थात शब्द प्रवाह से संबंधित जो तत्व हैं, कारक हैं, उसमें उन सारे तत्वों को, सारे कारकों को चलाने वाला एक कारक, जो कि एक सूत्र में सब कारकों को, उससे संबंधित, शब्द से संबंधित कारकों को, धारा प्रवाह बोलने से संबंधित कारकों को बांधता है, और वो सारे तत्व मिलकर के एक साथ कार्य करता है, जिसके कारण से हम शब्द प्रवाह को आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। इसके अलावा दैशिक क्षमता वह क्षमता होती है जिसमें कि स्पेशियल, अर्थात कुछ स्पेस होता है, स्थान विशेष होता है। तो स्थान विशेष से संबंधित जब हम चिंतन करते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक आपको कुछ शब्द दिए होते हैं पहले, फिर बाद में भी दिए होते हैं, बीच में आपको खाली स्थान दे दिया जाता है कि इसमें क्या होगा। अब उसको उस स्थान विशेष में आप अपने चिंतन के माध्यम से आपको कुछ डालना है, तो वो जो क्षमताएं हैं, अर्थात स्थान को फुलफिल करने का जो चिंतन है, उससे संबंधित जो क्षमताएं होंगी, उससे संबंधित जो तत्व होंगे, उससे संबंधित जो कारक होंगे, उन कारकों को, तमाम कारकों को एक सूत्र में बांधने का एक प्रधान कारक कार्य करता है, और फिर उन एबिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके बाद आ जाता है आपका आंकिक, अर्थात न्यूमेरिक एबिलिटीज। जब न्यूमेरिक एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो होता है, वो आपको क्या करता है, आंकिक संबंधित, अर्थात अंक से संबंधित तत्वों को खोजने का प्रयास करता है या समझने का प्रयास करता है। जब खोजने या समझने का प्रयास करता है ये आंकिक क्षमता में, तो अंक विशेष से, अर्थात गणितीय तर्क से संबंधित ये आ गया, तो गणितीय या न्यूमेरिकल शब्दों को समझने या उसके अर्थ ग्राह्य करने की जो क्षमता है, या उसके चिंतन करने की जो क्षमता है, उससे संबंधित बहुत सारे कारक होते हैं, और उसमें एक प्रधान कारक क्या करता है, उसको हैंडल करता है या उसको सारे को फोकस दिलाने का कार्य करता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे अंकों को समझने का प्रयास करने में सफल हो जाते हैं। फिर तर्क क्षमता वो होता है जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटीज को कहते हैं। अब तर्क वितर्क क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ों के अर्थों को ग्राह्य कर लेते हैं, और उन तमाम अर्थों को ग्राह्य या शब्दों के अर्थों को ग्राह्य करने के पश्चात किसी एक नियम के, कायदे के, कानून के मुताबिक हम ढालने का प्रयास करते हैं, उसी को हम तर्क या वितर्क कहते हैं। अर्थात किसी भी कहते हैं ना कि तर्क वितर्क बहुत करता है, अर्थात कोई भी अपने तर्क के माध्यम से, अपने नियम के माध्यम से, अपने प्रमाण के माध्यम से उन चीज़ों को काटना, खंडन करना या मंडन करना, यही तो तर्क वितर्क होता है। तो किसी भी शब्दों या वाक्यों के को समझने के पश्चात हम एक नियम के मुताबिक उन पर हम तर्क वितर्क या चिंतन कर पाते हैं। चिंतन करने की जो क्षमताएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं, तर्क वितर्क क्षमता कहते हैं।
तो इसमें इससे संबंधित जो तत्व होते हैं, कारक होते हैं, उसमें एक प्रधान कारक होता है जो कि उसको संचालित करता है, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, और सारे तत्व मिलकर, सारे कारक मिलकर के वो तर्क वितर्क करने में हमारा मदद करता है। फिर स्मृति क्षमता। स्मृति क्षमता वह क्षमताएं होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ों को याद करने में समर्थ हो जाते हैं। अर्थात जब हम, अगर हमारी क्षमताएं वो नहीं होगी तो हम उन चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर कम होंगी तो हम उन चीज़ों को याद कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी स्मृति क्षमताएं होंगी तो बहुत सारे कारक उसमें होते हैं जो कि उसको स्मृति या स्मरण करने में सफल होते हैं। तो बहुत सारे कारक, यूं ही जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे कारक होते हैं जिसको कि एक लीड करता है, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, और वो संबंधित जो कारक हैं वो सारे क्या करते हैं, इस स्मृति को बढ़ाने में या चिंतन को बढ़ाने में, स्मरण को बढ़ाने में समर्थ होता है। फिर आपका प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता। प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता क्या होता है? तो किसी भी चीज़ों को देखने के पश्चात हम क्या करते हैं, एक प्रत्यक्षात्मक हम अपना परसेप्शन करते हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है, क्या किस प्रकार का नहीं हो सकता है। अर्थात किसी भी चीज़ों को देखने के पश्चात जब भी हम क्या करते हैं, एक परसेप्शन करते हैं, प्रत्यक्षात्मक उसमें तर्क वितर्क करने की कोशिश करते हैं, तो वही जो और उससे संबंधित जो कारक होते हैं उसको लीड करने वाला एक प्रधान कारक होता है, और जिसके माध्यम से वो संबंधित कारक सारे कार्य करने में लग जाते हैं और उन समस्याओं का समाधान करने में हम सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो समूह कारक सिद्धांत है थर्स्टन के द्वारा, वो बहुत ही उम्दा दिया गया, और मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। लेकिन एक बार फिर से याद रखें कि थर्स्टन को तो आप समूह कारक सिद्धांत में रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब आप यूजीसी की परीक्षा में जाएंगे, वहाँ पर अगर आपको समूह कारक सिद्धांत देता है तो आप बर्ट का नाम लिखेंगे, न कि थर्स्टन का नाम लिखेंगे। अगर थर्स्टन का नाम लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत साबित होगा, ये फिर से ध्यान रहे। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको बताने हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप ऐड हो जाइए, ताकि आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और सारे वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।